आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने क्लास 11th में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। अभी उसको ही हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इन आवर डेली लाइफ वी कम टू नो अबाउट मैनी रिलेशंस, है ना। जैसे मम्मी पापा, है ना, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, चाचा चाची। सो वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ relations in our daily life. Same, we are having some relations in our mathematics also. कैसे होते हैं देखिए मैथमेटिक्स के रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 4 is greater than 2. This is a relation between 4 and 2. Two numerical values are related as 4 is greater than 2. मतलब 4 2 से बड़ा है। या हम वेरिएबल्स में कह सकते हैं b is equals to a plus 1. दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना। जो b की वैल्यू है वो a से 1 ग्रेटर है। सिमिलरली वी हैव लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 और वी में से लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2. सो वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ रिलेशंस इन मैथमेटिक्स. So this word relation comes from our daily life relations only. तो जो हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस हैं उन्हीं से ये वर्ड, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड से ही रिलेशन वर्ड लिया गया है. तो अब ये जो सारे रिलेशंस हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी डेली लाइफ में रिलेशंस होते हैं, तो रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, है ना. जब हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, हम 2 मेंबर्स में ही तो आपस में रिलेशन बताते हैं, है ना. जैसे कि भाई बहन का रिलेशन हुआ, है ना, मदर और डॉटर का रिलेशन हुआ, ठीक है, फादर और सन का रिलेशन हुआ. तो डिफरेंट टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, सभी रिलेशंस में आपने देखा है कि हमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए रिलेशंस को बनाने के लिए. सिमिलरली इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो वी नीड एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स. हम उनको एलिमेंट्स कहेंगे यहाँ पर. तो हमें कम से कम 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं रिलेशन को बनाने के लिए. ओके, सो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 और 2 के बीच में हमने रिलेशन बनाया है. 4 इज ग्रेटर देन 2. सो यहाँ पे 4 और 2 के बीच में रिलेशन है. यहाँ b और a के बीच में रिलेशन है, b इज इक्वल टू a प्लस 1. यहाँ 2 लाइन है L1 L2, इनके बीच में रिलेशन है. L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर और L1 और L2 आर पैरेलल. सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ रिलेशन. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 2 के बीच में रिलेशन चाहिए होता है हमें, 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है. सो अब ये रिलेशन कैसे बनता है ये आप 11th क्लास में पढ़ करके आ चुके हैं. सेट्स की नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है. सेट्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ आपको. सेट्स क्या है बेसिकली? सेट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का कलेक्शन है, बट इट इज वेल डिफाइंड. देखिए, कलेक्शन तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उस कलेक्शन में अगर थिंग्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हो. वेल डिफाइंड मतलब होता है, ये वर्ड जो वेल डिफाइंड है ये इंडिकेट करता है कि जो आप कलेक्शन करेंगे उस कलेक्शन में, मतलब पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शन वैरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं होगा. जैसे कि मान लीजिए मैं कर रही हूँ कलेक्शन या कोई और कर रहा है, तो जो भी कलेक्शन कर रहा है उस सब के लिए वो एलिमेंट सेम आएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट की जब भी हम बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट में जब वॉवल्स की बात आती है तो A E I O U, क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट जो है कोई नया इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है? इसमें से नहीं कर सकता है. जब भी कोई कलेक्शन बनाएगा तो उस कलेक्शन में जब भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स की बात होगी तो उसमें केवल ये 5 लेटर्स आएंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करली ब्रैकेट में, और इसी को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज नोन एज सेट. तो ये सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन, एक इंट्रो मैंने यहाँ पे भी आपको दे दिया है, बट ये क्लास 11th का टॉपिक है. तो अब हमारा रिलेशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. रिलेशन जो है वो हमारा 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है. ओके, अब आप कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है.
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं दो सेट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए एज अ सेट 1 2 3 एंड बी इज another set in which I have element 4, 5 for example. Now if I am talking about A cross B, this A cross B is known as Cartesian product. So Cartesian product of two sets defined as the ordered pair. Okay, ordered pair means here I have written A first then B. So first element we have to select from the set A and second element we have to select from the set B. So we have to mention here the ordered pair. So 1, 4. Now here this one order pair represent the one element. Okay, 1, 4. Then 2 को 4 के साथ अगर हम पेयर करते हैं तो 2, 4. Then 3 को करते हैं अगर हम 4 के साथ 3, 4. अब इसी तरीके से हम 1 को 5 के साथ अगर करेंगे तो 1, 5, देन नेक्स्ट इज 2, 5 एंड देन 3, 5. So here you can see these elements I have written here. These are representing the Cartesian product फ्रॉम ए टू बी. मतलब ए टू बी का मतलब क्या है कि ए से बी में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी से है. सपोज आई एम राइटिंग हियर बी क्रॉस ए. इन बी क्रॉस ए ओनली द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स विल चेंज. नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम बट द ऑर्डर विल चेंज. ऑर्डर क्यों चेंज हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने बी क्रॉस ए लिखा है. सो फर्स्ट एलिमेंट नाउ वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम बी एंड सेकेंड एलिमेंट हम ए से सिलेक्ट करेंगे. तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4, 1 हो जाएगा. फर्स्ट एलिमेंट अगर आप 4 से लेते हैं, बी से लेते हैं. इसके बाद 4, 2, देन 4, 3. नाउ सिमिलरली 5 के साथ पेयर करेंगे. 5, 1, 5, 2 and 5, 3. So this is Cartesian product. Okay, now relation is a subset of the Cartesian product. अब Cartesian product में तो सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सब लिख दिए हमने. बट जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है. सबसेट मतलब उसी का एक पार्ट है, उसी का एक छोटा हम कह सकते हैं सेट है. मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. उसमें सारे भी एलिमेंट आ सकते हैं ए क्रॉस बी के, या ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते. ओके, क्योंकि वो उसका सबसेट है, मतलब उससे एक छोटा सेट है उसका. सो अब रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करें? रिलेशन का मतलब है कि जब दो एलिमेंट, जैसे जो ऑर्डर्ड पेयर हमने यहाँ बनाया, सो इफ टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, जब दो एलिमेंट्स रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो हम कहेंगे कि वो जो है एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करें. जैसे अगर रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो x, y मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं. सच दैट अब यहाँ इनमें आगे आप रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन क्या है, x और y किस तरह से रिलेट हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, अगर मैंने लिख दिया y जो है वो x प्लस 1 के इक्वल है, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि x और y जो है वो क्या है, या x की वैल्यू जो है वो क्या है. मतलब x मान लीजिए नेचुरल नंबर है, और मैंने कहा x इज लेस देन 8. अगर मैं ये कह देती हूँ 5 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं. तो अब यहाँ से अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे तो देखिए इसी को अगर हम
रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की। अगर हम इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म में मतलब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो एलिमेंट्स को अगर हम लिखें कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे, तो देखिए सिंस एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है तो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 + 1 2 आएगी, तो पहला ऑर्डर पेयर जो होगा हमारा 1, 2 हो जाएगा, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 2 होगा। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 लेंगे, सिंस x इज नेचुरल नंबर, सो अगला 2 ही होगा, तो 2 और y 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 4, देन 4 5, देन 5 6, देन 6 7, देन 7 8, देन 8 9। क्या कोई और एलिमेंट आ सकता है? नो। वाई? क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 8 थी, तो लेस देन 8 थी तो आप कहेंगे ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी हमने रॉन्ग लिखा है। ये कब आ सकता है? अगर यहाँ लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सिंबल्स को हमें ध्यान से देखना है। अगर लेस देन का सिंबल है और नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब वो वैल्यू भी हमें काउंट नहीं करनी है, लेकिन हमने लेस के साथ में यहाँ पे इक्वल का भी साइन दिया है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पर अगर लेस देन के साथ हमने इक्वल का भी साइन लिया है तो हम इसको ले सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन। अब ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन क्लास 12 वी आर हैविंग अ फर्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर 1, that is types of relations. Okay, so in the types of relations we come first with empty relation. Okay, so what is empty relation? So empty relation means if we define any relation on a given set, okay, suppose a relation R in a set A is called empty relation. empty relation वो कब कहलाएगा? जब A में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेट ना करे, रिलेशन में ना हो, तो उस केस में वो रिलेशन जो है हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। देखिए, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ no element of A is related to any element of B. So this is important. If no element of A is related to any element of A, that is R is equals to phi. Phi means there is no element and phi is a subset of A cross A. वो तो बताया था मैंने, A cross A मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे A cross B बताया था। तो अगर A से हम A में ही पेयर बनाते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी A से ले, सेकेंड एलिमेंट भी A से ले, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय A cross A. सो एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए A जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स स्कूल। मान लीजिए हम एक ऐसा सेट लेते हैं जहां पर सारी गर्ल्स जो हैं केवल वो पढ़ती हैं, गर्ल्स का स्कूल है, ऑल गर्ल्स आर देयर। ओके, तो अब अगर हम उसमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें A, B, वेयर A इज ब्रदर ऑफ B। मान लीजिए आपने दो गर्ल्स को लिया, कोई भी दो गर्ल्स को लिया, अब उसमें से कहें कि उसमें से एक जो है वो दूसरे का ब्रदर होगा। इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज दे ऑल आर गर्ल्स। वो जब सारी ही गर्ल्स है तो उनमें से कोई भी किसी का ब्रदर तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक में, जहां पर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल दिया हुआ है वहां पर, और हम यहाँ पर रिलेशन अगर डिफाइन करें A इज सिस्टर ऑफ B, अगर हम A इज सिस्टर ऑफ B कहेंगे तो वो भी रिलेशन जो है एम्प्टी रिलेशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बॉयज स्कूल अगर है तो वहां पे कोई भी गर्ल अवेलेबल नहीं होगी जो कि किसी भी बॉय की सिस्टर हो सके। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन वेयर नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट A का किसी भी एलिमेंट के साथ में
रिलेट नहीं करता। जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे तो ऐसे केस में जो हमारा रिलेशन होगा वो रिलेशन हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन, यानी कि खाली। ओके, सो नाउ द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। सो व्हाट इज यूनिवर्सल? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर भी यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन वो है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ, यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जब ए सेट का हर एक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन फॉर्म करेगा, उस केस में जो हमारा रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ओके, सो आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर सबसेट नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस ए करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। Let A be the set of all students of class 1 to 12. Okay, class 1 to 12 के सभी स्टूडेंट्स का एक सेट A है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं, A, B, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A एंड B इज लेस देन 50 ईयर्स। तो आप मुझे बताइए कि क्लास 1 में जो बच्चा पढ़ता है, क्लास 1 में जो बच्चा पढ़ता है उसकी एज क्या होगी? ऐसे मतलब उसकी एज जो है वो मिनिमम 6 ईयर्स होगी, है ना। और जो क्लास 12th का जो बच्चा पढ़ता है उसकी जो एज है वो क्या होगी? मैक्स टू मैक्स हम मान लेते हैं कि 20 ईयर्स होगी। तो अब जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो एज का डिफरेंस है दोनों की वो तो 50 से लेस ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो इसमें कोई भी दो बच्चे आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी क्लास से उठा लीजिए, उनकी एज का जब आप डिफरेंस करेंगे तो एज का डिफरेंस हमेशा ही क्या आएगा? लेस देन 50 ईयर्स आएगा। सो दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पर हम हाइट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना, कि दो स्टूडेंट्स की जो हाइट का डिफरेंस है वो मान लीजिए 3 मीटर से लेस है, ठीक है। 3 मीटर से तो लेस होने ही वाला है ना, क्योंकि किसी की भी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, सो अभी आपने दो रिलेशन के टाइप्स सीखे, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी का मतलब था जो खाली डब्बा है, बिल्कुल मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब था जिसके अंदर सबके सब है, पूरा यूनिवर्स जिसके अंदर था, यूनिवर्सल। तो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स थे वो यूनिवर्सल रिलेशन था, और जो आपका जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था वो आपका एम्प्टी रिलेशन था। तो एकदम जिसमें भाई कोई एलिमेंट नहीं है या जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं, तो ये एक तरीके से अगर कहें हम कुछ मतलब यूनिक से केस हो जाते हैं। तो जब ये यूनिक से केस हो जाते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो दैट इज वाई एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दे आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इनको? ट्रिवियल रिलेशन। सो ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? ट्रिवियल मीन्स जिसकी वैल्यू थोड़ी कम हो। वैल्यू कम क्यों हो? क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे जो रिलेशंस हैं उनका यूज कम होगा कि जिसमें या तो कोई भी एलिमेंट नहीं है या तो सारे के सारे एलिमेंट हैं। वहां पर तो ऐसे आएंगे जिनमें भाई कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, सम एलिमेंट्स आर देयर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं है या सारे हैं, ऐसे नहीं आएंगे। सो दिस इज नोन एज ट्रिवियल रिलेशन। मतलब ट्रिवियल रिलेशन का मतलब है जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम है। इंपॉर्टेंस कम क्यों है? इसीलिए है क्योंकि या तो उसमें एक भी नहीं है या तो उसमें सारे हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस वाला है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो शुरू होने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, अब वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। सो ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो तो फर्स्ट वन इज, देखिए ये 3 टाइप है हमारे यहाँ पर, तीनों टाइप्स को हम समझेंगे। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, सो द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव,
second one is symmetric, and the third one is transitive. Okay, so first we are going for reflexive relation. So when a relation is called a reflexive relation, reflexive कब कहलाता है? देखिए, जो वर्ड reflexive है वो रिफ्लेक्शन से आया है. रिफ्लेक्शन, अब देखो यहाँ पे आपको मेरे हाथ का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा. दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है? मतलब मैं यहाँ हाथ रख रही हूँ तो हाथ का रिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कुछ और रखती हूँ, ये वाला हाथ रखा मैंने, यहाँ इस हाथ का आ रहा है, ये मैंने मार्कर रखा, मार्कर का रिफ्लेक्शन आ रहा है. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो खुद ही तो होगा. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? वो खुद होगा. तो इसी तरीके से हमारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो अपने साथ ही रिलेशन फॉर्म करते हैं, मतलब खुद के साथ अगर रिलेशन फॉर्म करते हैं, तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है. ओके, सो द रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? आपको याद होना चाहिए, रिफ्लेक्शन से आया है. कि मतलब आप, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब आप इमेज देखेंगे, जैसे मिरर में इमेज देखते हैं तो आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको आप ही तो दिखाई देंगे. तो इसी तरीके से ए के साथ, मतलब जो एलिमेंट है, जैसे 1 है तो 1 के साथ, 2 है तो 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर वो सभी अपने ही साथ रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है. ठीक है, सो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा होगा उल्टा ए जैसा, दिस इज फॉर ऑल, मतलब सभी ए जो हमारे एलिमेंट हैं, ए जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जितने भी एलिमेंट्स ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कैपिटल ए में, अगर उनका खुद के साथ रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. क्लियर है? नाउ द सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, व्हाट इज सिमेट्रिक? देखिए, सिमेट्रिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? सिमेट्रिक वर्ड आया है सिमेट्री से. आपको सिमेट्री पता होगा, आपने पढ़ रखा है. सिमेट्री का मतलब होता है जो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आपने पढ़ा होगा, वो क्या करती है, दो जो हमारे कोई भी फिगर है उस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना. आपने नेचर में भी देखा होगा, लीफ देखी होंगी आपने, बड़े बड़े जो लीफ होती हैं, लीफ में भी आपने देखा होगा एक लाइन बीच में ड्रॉ हो रखी होती है. जो लाइन बीच में ड्रॉ हो रखी होती है वो क्या करती है, उसको वो दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब वही है, तो कि दो आइडेंटिकल पार्ट्स हो गए, तो मतलब इधर जो है वही दूसरी तरफ भी है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स में हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, सिमेट्रिक जो है वो क्या है कि अगर मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आ रहा है, यानी कि जैसे 1,2 जो है वो रिलेशन में आ रहा है, तो अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब 2,1 कर दें उसको, तो वो उसके जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी अगर उसमें प्रेजेंट है, मतलब जितने भी ए कॉमा बी वो रिलेशन में प्रेजेंट होंगे, अगर उनके रिवर्स ऑर्डर भी वहां हमें मिल जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r for all a comma b belongs to set a. तो यहाँ पर जितने भी हमारे a b की फॉर्म में जितने भी हमारे सेट a के अंदर एलिमेंट्स होंगे, अगर वो a और b जो है वो आपस में रिलेटेड है, मतलब a कॉमा b अगर रिलेशन में आ रहा है, तो अगर b कॉमा a भी रिलेशन में आएगा, तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. इज इट ओके? Now the third one is transitive relation. तो देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन को जैसे आप ट्रांजेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जैसे ट्रांसपेरेंट से जोड़ना चाहूंगी. तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है तो आप उसके आर पार देख सकते हैं, है ना. ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि आप उसके आर पार देख सकते हैं अगर बीच में कुछ ट्रांसपेरेंट चीज है तो, है ना. तो इसी तरीके से जो ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका, ये ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है और बी कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कॉमा बी जो है वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है और बी कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर ये जो बी है वो देखिए ए और सी के बीच में आ रहा है, तो ए और सी के बीच में अगर बी आ रहा है तो बी
ट्रांजिटिव कब होगा कि अगर B को अगर हम देखें, ये B से अगर हम आर पार चले जाए, B से आर पार चले जाए तो मतलब B को अगर हम देखें जो कि A और C के बीच में है, तो अगर आप A से C पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आप आर पार चले जा चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो अगर A कॉमा C भी रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है ना, तो A कॉमा C भी अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये तीनों की डेफिनेशंस है। और अगर हमारा जो रिलेशन है वो ये तीनों कंडीशन एक साथ, कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों रिलेशन की कंडीशंस को एक साथ फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इक्विवेलेंस रिलेशन विद एन एग्जांपल। सो आई टोल्ड यू एन equivalence relation is the relation which is reflexive, symmetric and transitive. Okay, now we have an example. Relation R in the set n of natural numbers defined as R is equals to x comma y, where y is equals to x plus 5 and here x is less than 4, means value of x you can take only up to less than 4, means सिंस x इज नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है रिलेशन, तो x और y दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम इसको चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे x कॉमा वाई हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो देखिए x की जो वैल्यूज है हमें नेचुरल नंबर लेनी है, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे एंड लेस देन 4 लेनी है। सो x की जो वैल्यूज है देखिए वो हमारी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ओके, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 4 नहीं ले सकते। नाउ y, देखिए y क्या पॉसिबल है, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 + 5 y जो है हमारा 6 होगा, जब आप 2 डालेंगे तो 2 + 5 7 होगा, और जब आप 3 डालेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, देखिए 1,6 बनेगा फर्स्ट वन, देन 2,7 बनेगा, देन 3,8 बनेगा। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म of the same relation which is given in the set builder form. Now we want to check whether the given relation is equivalence relation or not, मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि equivalence है या नहीं है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी है, whether our relation is reflexive, the second one whether our relation is symmetric, and the third one whether our relation is transitive. ओके, तो अगर इन तीनों में से वो कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए उसको तीनों के तीनों रिलेशंस की जो प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो करना चाहिए, मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, लेट्स चेक। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर में हमारे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी नंबर्स होंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखें हम x की ही वैल्यू को अगर देखें तो देखिए x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 2 3 थी, तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया, मतलब 1 का 1 के साथ रिफ्लेक्शन आया, नहीं आया। क्या 2,2 है, मतलब किसी भी सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, बताइए। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, 2,2 कहें अगर वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब किसी भी एलिमेंट का अपने साथ यहाँ पर रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन हम आगे की ओर चेक कर लेते हैं, देखिए हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने क्या कहा था कि अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी उसमें आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1,6 है, तो क्या कहीं रिलेशन में आपको 6,1 नजर आ रहा है, 6,1 नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही 2,7 है, तो क्या 7,2 है, नहीं है। 3,8 है, क्या 8,3 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो
तो सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब A, B की फॉर्म है लेकिन B, A की फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स चेक अबाउट ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए कंडीशन होती है कि अगर A, B और B, C बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो A, C बिलोंग करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर किसी रिलेशन में कंडीशन ये हो जाए कि मान लीजिए B, C उसमें आए ही ना, ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन आए ही ना कि A, B तो मान लीजिए है लेकिन B, C का कोई ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो बाय द फॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता है। ओके, देखिए इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको ट्रांसपेरेंट से जोड़ करके बताया था कि जैसे A, B बिलोंग करता है और B, C बिलोंग करता है, तो यहाँ पे A और C के बीच में B आ रहा है, ठीक है ना, A और C के बीच में B आ रहा है। तो अगर A, C भी उसमें आता है, मतलब वो B से ट्रांसपेरेंट मतलब A से C पे पहुंच जाता है, A, C भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कुछ है ही नहीं, तो जब बीच में कुछ है ही नहीं तो A तो सीधा C पे पहुंच सकता है ना फिर, तो इसीलिए ऐसे केस को कंसीडर किया जाता है कि मतलब उसमें बाय द फॉल्ट हम ये कहते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे 1,6 है ना, उसके बाद 6 के साथ रिलेट होकर के कोई एलिमेंट यहाँ पर है, कोई नहीं है। ऐसे जैसे यहाँ पे 2,7 है, तो 7 पे यहाँ पे ये ऐड हुआ, तो क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है? नहीं है। ऐसे 3,8 है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करें तो बाय द फॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर A, B वाले जो हमारे वो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन B, C की फॉर्म में कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी किसी भी रिलेशन में A, B की फॉर्म होगी लेकिन B, C नहीं है, तो हम A, C उसमें प्रेजेंट होगा ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए A, B और B, C भी है, तो उस केस में हमें A, C को चेक करना पड़ेगा कि अगर A, C है तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, बाय द फॉल्ट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव, यस। तो जो हमारा ये रिलेशन है ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस होगा क्या। तो इक्विवेलेंस के लिए तो मैंने पहले ही बताया था कि इक्विवेलेंस तभी होगा जब तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तीनों सेटिस्फाई होंगे। तो यहाँ पे 2 फुलफिल नहीं हो रही है, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ओके बच्चों, तो आई होप आपको रिलेशन और रिलेशन के टाइप समझ में आ गए होंगे। तो अभी क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आप छोटा सा एक ही एग्जांपल दिया है आज। आप पहले क्योंकि टाइप्स को समझ लीजिए, टाइप्स को समझने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। हैप्पी लर्निंग।